चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा प्रीवियसली फंडामेंटल राइट्स फिनिश अप हो गए थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट, एंड दिस राइट डिफाइंड बाय द आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 32 बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट देता है। देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस राइट इन डिटेल, तो इसका ना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, देन फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से। ठीक है जी, आपने बेटा प्रीवियसली कुछ आर्टिकल्स पढ़े फंडामेंटल राइट्स के। अगर मैं बात करूं तो 14 से लेकर दैट इज 30 तक, जिसमें कुछ आर्टिकल हमारे सिलेबस में थे, कुछ आर्टिकल हमारे सिलेबस में नहीं थे। पढ़े थे जी। और ये अलग अलग आर्टिकल्स हमें कुछ राइट्स देते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, आपने काफी डिटेल में बेटा फंडामेंटल राइट डिस्कस कर लिए हैं, तो डेफिनेटली अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, सर ये फंडामेंटल राइट कहाँ लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यानी कि बोला जाए तो एक बुक में। बिल्कुल सर। अब इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान सुनिएगा प्लीज। अगर मैं बोलूँ सर फंडामेंटल राइट्स तो बहुत सारे दे रखे हैं, नो डाउट, बट मुझे एक बात बताइएगा, राइट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से होता है क्या? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बुक इज लैंग्वेज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल सर। माइट भी इन राइट्स का कुछ एक्सप्लोटेशन हो जाए, माइट भी फुलफिल ना हो पाए प्रॉपरली, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है सर, मान लो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, यानी कि किसी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, राइट, तो वहां पर क्या कोई रास्ता है उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रॉपरली? तो यही कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिए बच्चे, फंडामेंटल राइट्स, तो उसने एक और राइट दिया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब ध्यान सुनना, इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव ए राइट। ध्यान सुनना, इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक राइट है कि हम कोर्ट्स जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और अपने इन राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी राइट्स को प्रॉपर तरीके से एनफोर्स नहीं किया जा रहा, उसको वायलेट किया जा रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन इम्प्लीमेंटेशन, तो वहां पर बेटा सिटीजन्स के पास क्या राइट है? तो आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का राइट है बेटा, कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट्स में जाके बेटा क्या कर सकते हैं, रेट पिटिशन फाइल कर सकते हैं और डायरेक्ट राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ राइट्स है वहाँ रेमेडीज का होना जरूरी है। अगर बेटा राइट्स हैं, रेमेडीज नहीं है, अगर आपके पास राइट्स हैं और रेमेडीज नहीं है, तो उस राइट्स का होना ना होना बराबर है। तो राइट्स के साथ साथ रेमेडीज का होना जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, कुछ रेमेडी होनी चाहिए। तो वही आर्टिकल 32 हमें बेसिकली बेटा वो फंडामेंटल राइट देता है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है, कि अगर किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। राइट, तो दैट्स व्हाई बेटा विल एनफोर्स दीज राइट वाया रेमेडीज। ठीक है, इन राइट्स को हम बेटा एनफोर्स कर सकते हैं किसके हेल्प से? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की मदद से, आर्टिकल 32। तो हालांकि इसको काफी डिटेल में हमें डिस्कस करना है कि आर्टिकल 32 बेसिकली क्या बोलता है, राइट। बट एक बेसिक सिनेरियो, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बताऊं, तो दिस राइट बेसिकली गिव अ प्रोटेक्शन टू सिटीजन, कि वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाया द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू कोर्ट्स। ठीक है, कोर्ट के जरिए बेटा इन राइट्स को एनफोर्स करा के, इसीलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो कोई भी लॉ आता है और किसी भी व्यक्ति को लगता है कि यार ये लॉ ना हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जैसे कि आपने अभी देखा था बहुत सारे लॉज भारत में आए रिसेंटली, राइट, तो उन लॉज के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दिस इज नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, देन वो लॉ वैलिड है बेटा, एनफोर्स हो जाएगा।
बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये जो लॉ बना है ना ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन डेफिनेटली बेटा वो लॉ को क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। एक आईटी लॉ में बेटा एक सेक्शन आया था रिसेंटली, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बेटा क्वेश्चन किया गया था अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिट पिटिशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप रिट पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बेटा क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवा सकते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है बेटा तो उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जो रेमिडियल राइट है हमें, ये दिया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, अब इसको थ्योरेटिकली हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ बेटा। चलिए इसको फटाफट से नोट करेंगे आप, राइट। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसकी थ्योरेटिकल सिचुएशन को एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बेटा आर्टिकल 32 फ्रेम किया गया है। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपके? प्लीज पार्टिसिपेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपके? चलिए नोट करेंगे इसको फटाफट से। देखो बेटा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 गारंटी देता है बच्चे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसकी बात करता है? एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना। यानी कि मैंने जैसे कि कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि सर जो फंडामेंटल राइट्स हैं चलो लिखे हुए हैं, ठीक है, बट उनके एनफोर्समेंट के लिए क्या गारंटी है? तो उसके एनफोर्समेंट के लिए बेटा आर्टिकल 32 गारंटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो कहते हैं कि रेमेडियल राइट है ना कि सब्सटेंटिव राइट। सब्सटेंटिव का बेसिक मीनिंग होता है बेटा दैट इज ओरिजिन या फिर मूल अधिकार। ठीक है, ये कोई ओरिजिन नहीं है, मूल अधिकार नहीं है बेटा। डेफिनेटली ये एक रेमेडियल एक्शन है, राइट। कि हाँ आपके पास एक रेमेडियल एक्शन है कि अगर फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहे हैं, एनफोर्स नहीं हो रहे हैं, तो अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप रिट पिटिशन वगैरह फाइल कर सकते हैं। ये सिर्फ रेमेडियल राइट है बेटा, ठीक है। फिर कहते हैं द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल 33 एंड 35 रिलेट्स टू द सप्लीमेंट्री मैटर एंड डू नॉट क्रिएट और गारंटी एनी राइट्स। सुनिएगा बेटा ध्यान से। इसके बाद की जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे 33 से लेकर 35, ये रिलेट करते हैं सप्लीमेंट्री मैटर्स, राइट। इसे मतलब मिलते जुलते प्रोविजंस है। ये ना तो क्रिएट्स करते हैं और ना ही गारंटी देते हैं किसी भी राइट्स की, राइट। तो इसलिए बेटा सबसे पहले हम आर्टिकल 32 को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी समझने वाली बात ये है कि जो आर्टिकल 32 है वो एक रेमेडियल राइट है, राइट। सब्सटेंटिव इन नेचर में वो नहीं है, ओरिजिन राइट नहीं, ओरिजिनली नहीं है बेटा, ओरिजिन इन नेचर नहीं है। एक और रेमेडियल एक्शंस है डेफिनेटली, जो कोई भी पर्सन बेटा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकता है बच्चे, रिट वगैरह पिटीशन फाइल कर सकता है, और वहां से बेटा वो एक राहत ले सकता है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो याद रखना, फंडामेंटल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है बेटा, ये सिर्फ एक रेमेडियल राइट्स है, रेमेडियल इन नेचर है, ना कि सब्सटैंटिव इन नेचर, राइट। चलिए इसको फटाफट से नोट करें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा आर्टिकल 32 क्या कहता है, एक ब्रीफ डिस्कशन है बेटा इसका। कहता है इट इज अ कार्डियल प्रिंसिपल। नाउ कार्डियल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मेन रूल है, यानी कि सेंट्रल रूल है। अगर मैं इसको जनरली देखूं तो क्या बताया इसका मतलब, सेंट्रल रूल। ठीक है, इट इज अ कार्डियल प्रिंसिपल सेंट्रल रूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, मतलब लॉ का एक सेंट्रल रूल है बेटा, दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ना ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट बता रहा हूँ आपको मैं। इसका ये एक बेटा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ देखो, उबी जस ईबी रेमेडियम, राइट। ध्यान सुनना, ओबी जस ईबी रेमेडियम, राइट। तो इसका बेसिक मतलब है, सॉरी कार्डियल ही तो बोला था, कार्डियल है भाई, कार्डिनल थोड़ी, अच्छा कार्डिनल है, सॉरी वो गलत है, बुक में उसको करेक्ट कर लेना, कार्डियल है कार्डियल, बुक में गलत सही कर लेना उसको। ठीक है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, मतलब सर जहां पर कोई राइट होगा वहां पर डेफिनेटली रेमेडी भी होगी। ठीक है, जहां पर क्या होगा बच्चे, कोई राइट होगा वहां पर रेमेडी भी होगी, क्योंकि अगर राइट है और रेमेडी नहीं है फिर उस राइट का कोई यूज नहीं है। देखो, इफ राइट आर गिवन विदाउट बीइंग अ रेमेडी, यानी कि राइट दिए हुए हैं बिना रेमेडीज के, तो कहते हैं फॉर देयर एनफोर्समेंट दे आर नो यूज। ठीक है, उसका वहां पर कोई भी यूज नहीं है। ठीक है भाई, तो ध्यान सुना, ये याद रखना बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, आर्टिकल 32 आगे क्या बोलता है। कहते हैं आर्टिकल 32 मेक्स इट अ फंडामेंटल राइट्स
क्या करता है बच्चे, मेक्स इट अ फंडामेंटल राइट्स दैट अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड। यानी कि आर्टिकल 32 ने बेटा इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल सिचुएशन को क्या बना दिया बेटा, फंडामेंटल राइट्स बना दिया, कि दैट अ पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड, यानी कि जिसके भी फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, वायलेटेड होंगे, उसके पास एक राइट हैज अ राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स। ऐसा नहीं कभी कैसे भी हो, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप कहां पर जा सकते हैं बेटा, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट काम हो रहा है या उनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग को फॉलो करके। किसके लिए बेटा, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए बेटा अ पर्सन अ सिटीजन कैन मूव इन द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, कुछ रिट पिटिशन है बेटा जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है जनरली, ये हाई कोर्ट में भी फाइल होती है। पहला हैबियस कॉर्पस, मेमेंडम्स, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सरसरीरो। राइट, ये कुछ पांच हमारी रिट पिटिशन है बेटा, जिसको हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है आगे चल के। राइट, बताऊंगा कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में किस किस केस में इन रिट में से किस किस को फाइल कर सकते हैं। आपने एक शायद मूवी देखी होगी दृश्यम, उसमें बेटा इस रिट को डिस्कस किया गया है, हैबियस कॉर्पस को। ठीक है, कभी ध्यान से देखना बेटा, उसमें अजय देवगन बेटा इस वर्ड यूज करता है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कि एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस, जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली अगेंस्ट द पुलिस पर्सन। राइट, तो वो उसमें बताता है। तो जनरली ऐसे ही पांच हमारे जो रिट पिटिशन है बेटा, इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा सुनिए, ये सिर्फ कोर्ट्स में जाती है, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना भाई। ये केस नहीं है बेटा, रिट पिटिशन है, डायरेक्ट एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह ही होती है बेटा ये, जहां पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिगार्डिंग योर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बेटा, उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, दे आर नॉट केस, ये केस नहीं है बेटा, केस अलग होता है, सूट फाइल अलग है, एंड दीज आर द रिट, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चलेगा काफी डिटेल में। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बेटा, वो डायरेक्शन इशू कर सकता है इन दिस मैटर, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा होगा उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है बेटा, रिट पिटिशन के अंदर डायरेक्शन इशू कर सकता है। ठीक है, क्या समझ आया आपके पॉइंट? हाँ जी, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? बोले प्लीज। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ आर्टिकल 32, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, किसी भी पॉइंट में अगर किसी भी पर्सन को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं बेटा जल्दी से। और इसके साथ हमारा आर्टिकल 32 भी फिनिश अप हो गया बेटा, इतना ही है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। राइट, कुछ केस लॉज हैं एंड उसको आप बुक से रेफर करवा दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे बेटा प्लीज इसको। इधर देखो प्लीज, हेडिंग क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं आपको ना बेसिक से सिनेरियो बताऊं, देखो अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, राइट, जो कि बेटा एक इंडिविजुअल के राइट्स थे। किसके राइट्स थे बेटा, सिटीजन के राइट्स थे। एंड डेफिनेटली बेटा क्या इन राइट्स को सरकार प्रोटेक्ट करेगी? हाँ बेटा, सरकार प्रोटेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी सर। बट इनके इन्फोर्समेंट बेटा इंश्योर कौन करता है, कोर्ट। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे सिनेरियो, मुझे एक बात बताइए ना, ये तो चलो फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको इनहेरेंटली मिल जाते हैं। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री को, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंडिया को अगर रन कर रही है, तो डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो बना रही होगी, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो भी तो कर रही होगी, कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स भी तो बना रही होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह। हाँ जी बेटा, बोले प्लीज। क्या गवर्नमेंट किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट बनाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज रन बाय द गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन मिलना जरूरी है? क्या गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन मिलनी चाहिए जिस डायरेक्शन को फॉलो करके वो कंट्री को रन करने में हेल्पफुल हो? हाँ जी, क्या उसको गाइड कर सकते हैं बेटा हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली बेटा गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के रिलेटेड है। यानी कि अगर आप किसी देश को चला रहे हैं, किसी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को संभाल रहे हैं, तो आपके पास गाइडिंग नोट्स क्या है, आप किन को गाइड रख करके, किन को देख कर बेटा पॉलिसीज बनाएंगे। तो वही है बेटा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जरा देखिए इसको कैसे समझते हैं जरा। कहते हैं द सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसने टू टाइप्स के फंडामेंटल बताए।
क्या बताया बच्चे, दो तरह के फंडामेंटल राइट्स बताए। पहला था हमारे पास वन विच कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स किया जाता है, जो कहाँ लिखे हुए बच्चे, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट्स में डिफाइंड है, तो आपको याद करना पड़ेगा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर स्टेटेड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। एंड अदर विच बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर, उसके डिफरेंट नेचर होने के कारण कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, इन कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आर्टिकल सॉरी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करते हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो अभी हमें पढ़ना बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बेटा, देयर इज अ लॉट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो हमें डिस्कस करने हैं, डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट्स जो हमारा पार्ट 3 में क्या दिया हुआ बेटा, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेसिक सिचुएशन क्या है बेटा, ये किसी भी देश की गवर्नमेंट को क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं फॉर पर्टिकुलर अफेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ सम अफेयर्स ऑफ द कंट्री। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और इनको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता बेटा, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए है कि वो किस तरीके से किसी भी स्टेट्स की पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, समझे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब। बोलो नलाइको। ठीक है, इसको नोट करेंगे फटाफट से, कॉपी दैट, एंड फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए अगेन अभी मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं बता रहा क्या मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आर्टिकल इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कंटेन सर्टन डायरेक्टिव्स। क्या कंटेन करते हैं बच्चे, कुछ डायरेक्टिव्स को कंटेन करते हैं विच आर गाइडलाइंस, जो क्या है बच्चे, गाइडलाइंस है फॉर दी गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए गाइडलाइंस है बेटा, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लीड द कंट्री, अगर आप किसी कंट्री को लीड कर रहे हो तो डेफिनेटली लीड करने के लिए आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 में कुछ डायरेक्टिव कंटेन्स किए गए हैं, जो डायरेक्टिव कहीं ना कहीं सरकार को बेटा किसी भी कंट्री को लीड करने के लिए, स्पेशली अगर मैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया को लीड करने के लिए बेटा भारत सरकार को इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। बट इसके कुछ बेसिक सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 37 कहता है प्रोवाइड दैट द प्रोविजन कंटेन इन दैट फर्स्ट शेल नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट। बेटा कोर्ट के द्वारा इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता था बेटा, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता। मतलब सर इसका मतलब ये हुआ, एंड द फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये फंडामेंटल जितने भी पॉइंट आपको दिए मैं, ये सिर्फ गवर्नेंस ऑफ कंट्री के लिए। एंड शेल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये सरकार की ड्यूटी है बेटा टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। सुनना ध्यान से, हेलो इधर देखो, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है। इट शेल मैंडेटरी लिखा हो, देखो इट शेल यूज किया गया बेटा। शेल का मतलब मैंडेटरी, बहुत जरूरी है कि सरकार जब भी लॉस बनाएगी तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही बनाएगी। बट इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता वाया कोर्ट। ये बात याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, दीज आर द फंडामेंटल्स, ये वो फंडामेंटल्स हैं जो बेसिकली किसी कंट्री के गवर्नेंस के लिए बनाए गए हैं बेटा। तो ये सरकार की ड्यूटी है कि जब भी वो लॉज बनाएगी बेटा तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर बनाएगी ना। सर ये प्रिंसिपल हैं क्या, वो भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। बट एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। तो इसके बाद मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, तो पहले मुझे बताइए कि ये टॉपिक समझ आ गया आप। हाँ जी बेटा, क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको, बोलो प्लीज, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करो। देखो जी, हेडिंग क्या है बेटा हमारे पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फंडामेंटल राइट्स, हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ चुके हैं बेटा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं समझा चुका हूं आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली होते क्या है। ठीक है, अभी डिफरेंट कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं जरा। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या फंडामेंटल राइट्स अपने आप में लॉ है। हाँ जी, क्या वो अपने आप में लॉ है बेटा।
उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्या हम एनफोर्स कर सकते हैं? जी, वो इनहेरिटेड राइट है बेटा, किसी भी सिटीजन को बाय बर्थ सारे राइट्स अपने आप ही मिल जाएंगे। अब सुनिएगा द सिचुएशन क्या है फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। कहते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, और ना ही ये क्रिएट करते हैं, डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफाइबल राइट, न्यायोचित अधिकार नहीं देते बेटा किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है ना, कोई जस्टिफाइबल राइट्स नहीं देते हैं बेटा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन कि ना तो कोर्ट ऑफ लॉ में बेटा इनको इन्फोर्स किया जा सकता है, और ना ही किसी इंडिविजुअल के फेवर में बेटा कोई जस्टिफाइबल यानी कि न्यायोचित अधिकार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये कोई जस्टिफाइबल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में इशू नहीं करते। ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर कहते हैं सर दो डायरेक्टिव रिक्वायर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं बच्चे? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वाया लेजिस्लेचर, राइट, एंड सो लॉन्ग एज देयर इज नो लॉ कैरिंग आउट द पॉलिसी लेट डाउन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, कि ना तो स्टेट गवर्नमेंट, ना तो स्टेट, ना तो सरकार, ना ही इंडिविजुअल कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ध्यान सुनना बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं? हाँ जी सर। तो फिर क्या था, सो लॉन्ग एज देर इज नो लॉ, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ नहीं है कैरिंग आउट इन द पॉलिसी लेट डाउन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सरकार को या इंडिविजुअल को किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करने का अधिकार दे। सुनना ध्यान से, सिचुएशन क्या बता दो, देखो उधर। ध्यान सुनना, एक एग्जांपल बता दो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो मान लो दैट इज लॉ। अब लॉ बेटा दो तरीके के आपने पढ़े हुए हैं, एक तो एग्जिस्टिंग लॉ और एक जो आने वाले लॉ है। यहाँ पर आप लॉ बनाना चाहते हो, मेकिंग अ लॉ, और लॉ कौन बनाएगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट। और इनको फॉलो कौन करता है? आम जनता, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। लॉ को बनाने का काम किसका है? स्टेट का, यानी कि सरकार का। और ऑलरेडी लॉ बन चुके हैं, डेफिनेटली ये भी सरकार ने बनाए होंगे। और इन लॉ को फॉलो करने का काम किसका है? इंडिविजुअल का। अब जब ध्यान सुनना, कहते हैं सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो किसी भी स्टेट को या किसी भी इंडिविजुअल को ये राइट दे कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करे, यानी कि आपको एग्जिस्टिंग लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन आप बना नहीं सकते बेटा जो एग्जिस्टिंग लॉ को क्या कर रहा है बेटा? वायलेट कर रहा है। आपको एग्जिस्टिंग लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा, और जो न्यू लॉ बना रहे हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोबारा रीड करते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन, मतलब लॉ बना के। ठीक है, एंड सो लॉन्ग एज देर इज नो लॉ, देर इज नो लॉ कैरिंग आउट द पॉलिसी लेट डाउन इन डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भी पॉलिसी लिखी हुई है बेटा, उनमें ऐसा कोई लॉ कैरी आउट नहीं हो सकता बेटा जो ना तो सरकार और ना ही इंडिविजुअल क्या करे? वॉयलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। समझे? पहले मुझे बताया, दो पॉइंट समझ आया आपको? हाँ जी, बोलो प्लीज। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, डाउट नहीं होना चाहिए बेटा इसमें जरा से भी। पहला पॉइंट क्या था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इनको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, दे डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफाई जस्टिसेबल राइट्स, ये जस्टिसेबल राइट्स नहीं देते, न्यायोचित अधिकार नहीं देते किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को। पहला पॉइंट, ये सिर्फ गाइडेंस नोट्स है ना, कि ये सरकार को गाइड कर रहे हैं, राइट? क्यों जस्टिफाइबल राइट्स देंगे? आपको फंडामेंटल राइट्स में दे तो दिया गया है। ठीक है, फिर कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली सर। और इनमें ऐसा कोई लॉ कैरी आउट नहीं करते, पॉलिसीज जो भी लेट डाउन करी गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ना तो स्टेट को और ना ही इंडिविजुअल को कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, ना तो स्टेट ना तो इंडिविजुअल क्या नहीं कर सकते बच्चे? वायलेट नहीं कर सकते किसी भी तरह के एग्जिस्टिंग लॉस को। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? Directive per se do not confirm upon or take away of any legislative power from the appropriate legislature। बेटा देखिए ध्यान सुना, the directive per se do not confer upon or take away any legislative power from appropriate legislature, यानी कि जो भी appropriate legislature को आपने लॉ बनाने की पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ध्यान सुनना, देखो क्या लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर।
यानी कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर से आप लेजिस्लेटिव पावर को छीन नहीं सकते वाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर से डू नॉट कन्फर अपॉन और टेक अवे एनी लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। यानी कि जो भी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है बेटा, उनसे लॉ, जो भी लेजिस्लेटिव पावर उन्हें लॉ ने जो पावर दे रही है बेटा, उन पावर को आप टेक अवे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल वाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। समझे? दिस इज द पॉइंट नंबर थर्ड। अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज इस पॉइंट को। कहते हैं द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ वॉइड। यानी कि कोर्ट किसी भी लॉ को क्या नहीं कर सकते बेटा? वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ, ऑन ग्राउंड ऑफ दैट कॉन्ट्रावेन्स एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बेटा एक मिनट रुक जाओ। अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मतलब यार जिनको पावर, जो लॉ बनाने की पावर है जिन पर्सन के पास, उनसे हम राइट नहीं छीन सकते, उनका लेजिस्लेटिव पावर नहीं ले सकते, टेक अवे नहीं कर सकते बेटा। अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है? द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ। कोर्ट किसी भी लॉ को क्या डिक्लेयर नहीं कर सकता बेटा? वॉइड नहीं कर सकता एनी लॉ को, ऑन ग्राउंड्स दैट द कॉन्ट्रावेन्स एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो भाई सुनो उधर ध्यान से, सरकार ने लॉ बनाया, सुनो ध्यान से प्लीज। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, लेट अस अज्यूम, अज्यूम कर लेते हैं कि इस लॉ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया था, डायरेक्टिव पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया गया था, या फिर इनका वायलेशन हो गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया था या फिर इनका क्या हो गया था बच्चे? वायलेशन हो गया था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखकर बेटा, कोर्ट इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ध्यान सुनना, इसमें क्या डिफरेंस बता रहा हूं मैं। यानी कि मान लो सरकार ने लॉ बनाया और लॉ बनाते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करे, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कोई पॉइंट कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लॉ के कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो क्या कर सके बेटा, जो सरकार ने लॉ बनाया उसको वॉइड डिक्लेयर कर सके ऑन ग्राउंड्स ऑफ दैट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के वॉयलेशन या उसके कॉन्ट्रावेंशन के ग्राउंड्स पे कोर्ट लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। जबकि आप याद करो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि अगर लॉ बनाते वक्त आपने फंडामेंटल राइट्स को कंसिडर नहीं किया और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दिया, या फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावेन करके आपने क्या कर दिया बच्चे, लॉ बना दिया, तो क्या कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? यस सर, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। समझे? बोलो प्लीज। इस ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आपको? पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 एंड 6। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? द कोर्ट आर नॉट कॉम्पिटेंट। यानी कि कोर्ट क्या नहीं है बच्चे? कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है टू कॉम्पेल द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को कॉम्पेल कर सके टू कैरी आउट एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू मेकिंग लॉज। यानी कि सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो बेटा, वो डायरेक्टर गवर्नमेंट को कॉम्पेल नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करो ही करो। यानी कि ध्यान सुनना, अगर सरकार की मर्जी है, सरकार की मर्जी है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या ना करे, कोर्ट कॉम्पेल नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट क्या नहीं कर सकता बेटा? कॉम्पेल नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दिया कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है बेटा, ये पॉइंट हमारा, द कोर्ट आर नॉट कॉम्पिटेंट, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कंपेल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए, कंपल्सन करने के लिए, कैरी आउट एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल या डायरेक्टिव पॉलिसी फॉर मेकिंग एनी लॉ। किसी भी लॉ बनाने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कोर्ट नहीं बोल सकता बेटा, कोर्ट की कैपेसिटी बाहर है, कैपेसिटी से बाहर है कोर्ट बेटा, इससे कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है। समझे? पॉइंट नंबर 5 क्लियर हुआ बेटा? बोलो प्लीज। हो गया? नहीं आया नालायक को? हाँ देखो फिर अगला, लास्ट पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सर। इट इज द ड्यूटी, ड्यूटी है किसकी? स्टेट्स की, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव्स। यानी कि सर ये सरकार की ड्यूटी है कि वो डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करेगा व्हाइल मेकिंग लॉस, बट हाँ ओनली लिमिटेड बाय प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सुनिए, जैसे कि आपने देखा ना ऊपर, कोर्ट में, कोर्ट्स के पास राइट्स नहीं है या कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कॉम्पेल कर सकता है, बट एक बात बताए ना, संविधान में अगर लिख दिया जाए,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन कह रहे हैं कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या फिर फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस कह रहे हैं यू हैव टू फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल व्हाइल मेकिंग लॉज, क्या फिर फॉलो करना पड़ेगा? यस, फिर फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। समझ गए? बोलो नलायको, कुछ समझ आ रहा तुम्हारे? तो दीज आर सम 6 डिफरेंस पॉइंट, ये कुछ 6 डिफरेंट पॉइंट्स है बेटा जो हमें कहीं ना कहीं क्या बताते हैं बेटा? हाँ जी, क्या बताते हैं हमें? कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिफरेंट हैं एक दूसरे से। राइट, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। एनी डाउट? चलिए बेटा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स को नोट कर लीजिएगा। एंड फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। जो जो पॉइंट्स मैंने कुछ एग्जाम्पल अगर नोट करें तो वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़े। चलिए, बुक पे आइए बेटा फटाफट से, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल रीड करने मात्र है, सारी चीजें ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, ठीक है ना? तो सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए बेटा। देखो पहला क्या कह रहा है। पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। पहला प्रिंसिपल क्या है? स्टेट क्या करेगा बेटा? सिक्योर करेगा किसको? सोशल ऑर्डर को, फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए आप क्या करेंगे बच्चा? सोशल ऑर्डर को सिक्योर रखेंगे। सिंपल सा पॉइंट है। हाँ जी, ये देखो, जनरली नहीं बेटा कि रट्टा मारो, इसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी सारे हैं। हाँ देखना, रीड जरूर कर लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा था स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रमोट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चे? प्रमोट करेगी द वेलफेयर को ऑफ द पीपल, सिक्योरिंग द protecting as effective as to make social order in which justice, economic, social and economic and political should be inform all institutions of the national life. ठीक है, देखो क्या लिखा है, द स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली टू द मेन सोशल ऑर्डर इन विच, यानी कि किस किस को प्रोटेक्ट करेगी बेटा वो? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल शुड बी इन्फॉर्म ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशन लाइफ। ठीक है, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो लोगों का सोशल वेलफेयर करने के लिए कुछ चीजों को क्या करेगी बेटा? सिक्योर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। राइट, क्लियर हुआ बेटा? रीड करने मात्र है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझाऊं। बोलो, ठीक है? चलो आगे देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये ए हो गया। ए का सेकंड देखो, स्टेट सेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज। देखो जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है? inequalities in income and endeavor to eliminate the inequalities in status of। देखो बेटा, द स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा? इनकम को, इनइक्वालिटीज इन इनकम को क्या करेगा बच्चे? कम करेगा, ठीक है? एंड एंड ओवर टू एलिमिनेट द इक्वालिटी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे इन स्टेटस से, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, एंड नॉट ओनली अमंग द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ए डिफरेंट एरिया और एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। यानी कि जो ये पॉइंट कह रहा है ना बेटा, ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली फोकस कर रहा है इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। जो भी समाज में बेटा इनइक्वालिटीज हैं उनको क्या करने के लिए? रिड्यूस करने की बात कर रहा है हमारा ये प्रिंसिपल। ठीक है, आप इनइक्वालिटीज को क्या करेंगे बच्चे? रिड्यूस करेंगे, किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी समाज में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी फॉलोड बाय द स्टेट पर्टिकुलरली मस्ट डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग। अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, देखो, दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वल, citizens man women are equal have right to adequate means of livelihood। यानी कि सभी लोग क्या है बेटा? इक्वल है और सबका एडुकेट राइट है बेटा सरवाइव करने का। दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेस होंगे बेटा उन पे जो ओनरशिप होगा, जो कंट्रोल होगा ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट एंड सब सर्व इन द कॉमन गुड्स। यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्सेस है बेटा, डेफिनेटली उसकी ओनरशिप और उसके कंट्रोल किसके हाथ में बेटा? कम्युनिटी के हाथ में।
इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस बेस्ट मैनर में ताकि सबके कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, फिर कहते हैं द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट अ concentration of wealth and means of production of the common detriment. देखो क्या कह रहा है, the operation of economic system does not result in the concentration of the wealth and means of production to be common detriment. ठीक है, तो ये बेटा चीजें ना रीड कर लेना एक बार। तो जिस पॉइंट में आपको डाउट होगा, ऐसे आपके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, देख लो एक बार, रीड देख लेना इनको। जहां जहां पर आपको डाउट्स होगा प्लीज मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा। तो ये हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। नॉर्मल की पॉइंट्स टाइप के हैं, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ खास नहीं है बेटा। मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। राइट, देखिए दीज आर द पॉइंट्स, ये कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे, इनको ना रीड आपको करना है। ठीक है, सिर्फ रीड करना है, बाकी के कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में। ठीक है, कुछ पॉइंट बहुत सिंपल ही पॉइंट है, जहां पर हाँ आपको डाउट लगेगा प्लीज पूछ जरूर लेना मेरे से। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव डन, आर्टिकल 51A। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ चुके हैं? लगभग 10 से 11 ड्यूटीज थी बेटा हमारी है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ठीक है भाई, तो इसके साथ बेटा ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये फिनिश अप हो जाता है। प्लीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, इसको रीड जरूर कर लेना। ठीक है, इसको रीड कर लेना बुक से बेटा एक बार, जहां पर आपको कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में लेके आइए, उस पॉइंट को बेटा हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो आज की क्लास में इतनी ही रखूंगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा।